Hello and welcome you once again. So let's start our chapter 4 from history. We will continue the chapter. So in this video, we will discuss about how did the colonial rule affect the tribal lives. In previous video, we discussed already that how the tribal people lived their life. But in this, we will discuss that how did the colonial rule affect the tribal lives. Means the tribal life है, उस पे colonial rule किस तरह से affect करता था. तो कैसे करता था? सबसे पहले कि effect on the tribal chiefs. What happened to the tribal chiefs? We will discuss it. Before the arrival of the British, in many areas of the tribal chiefs were important people. जैसे मैंने कहा कि वो लोग hunter gatherers थे, फिर वो एक जगह पे रह के settled cultivation करने लग गए. Settled cultivation करने के ड्यूरेशन में क्या हुआ कि जिसके पास ज्यादा जमीन थी या जो ज्यादा पावरफुल थे वो क्या बन गए? ट्राइबल चीफ्स बन गए, बाकी फॉलोवर्स बन गए थे. तो क्या हुआ ट्राइबल चीफ्स के साथ में? क्या हुआ? सबसे पहला अफेक्ट तो नहीं पे पड़ा ट्राइबल चीफ्स पे. They enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territories. कि उनके पास में जो एक अधिकार था कि वो अपनी टेरिटरीज पे किस तरह का कंट्रोल था, किस तरह से रूल कर सकते हैं. तो सबसे पहला इफेक्ट किस पे पड़ा? ट्राइबल चीफ्स पर पड़ा. In some place, they had their own police and decided on the local rulers of land and forest management. Under the British rule, the function and the power of the tribal chiefs changed considerably. लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल आया तो जो ट्राइबल चीफ्स के पावर थे वो चेंज होते चले गए. They were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out lands, but they lost much of their administrative power. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल उनके पास केवल नाम के लिए ट्राइबल चीफ थे कि नाम तो ठीक है उनका कि ट्राइबल चीफ है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द ट्राइबल ये कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी वो धीरे धीरे उनसे छीनते जा रहे थे. नेक्स्ट इज द अफेक्ट ऑन द शिफ्टिंग कल्टीवेशन. मीन्स व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स. द ब्रिटिश वर uncomfortable with the group who moved about and did not have a fixed home. Means the Britishers were not comfortable with the groups who moved from one place to another. They wanted tribal to be settled down and become peasant cultivators. Settled peasants were easier to control and administer than people who were always on the move. शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उन पे क्या इफेक्ट पड़ा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे या ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं आज यहाँ कल वहां पे, इस तरह का ना हो, बल्कि एक जगह पे रह के सेटल्ड कल्टीवेशन करने लगे. इसके दो रीजन. एक तो रीजन क्या था? पहला रीजन कि उससे उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी रहेगी कि कितने लोग हैं, क्या खेती करते हैं, कितनी जमीन है उनके पास में, तो ये सब कुछ उनके पास में एक रिकॉर्ड रहेगा. इसीलिए वो चाहते थे कि सब लोग सेटल्ड होकर एक जगह पे खेती करें. The British also wanted a regular revenue source of income from the state. और दूसरा रीजन क्या था कि वो क्यों चाहते थे सेटल्ड कल्टीवेशन करें? क्योंकि एक रेवेन्यू कलेक्शन का जो रिकॉर्ड है, मीन्स रेवेन्यू कलेक्शन है, वो रेगुलर बना रहे, खत्म ना हो. अगर वो क्या करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो क्या होगा? वो अफेक्ट करेगा उनका रेवेन्यू कलेक्शन पे. इन नेक्स्ट हेडिंग इज अफेक्ट ऑन द फॉरेस्ट लॉज. जो जंगल के नए कानून बने, फॉरेस्ट लॉज बने, उस पे क्या अफेक्ट हुआ? द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप एज यू हैव सीन was directly connected to the forest. So changes in forest law had a considerable effect on tribal life. जैसे हमने कहा कि ट्राइबल्स हैं उनकी ज्यादातर लाइफ पूरी किससे? जंगलों पे ही जुड़ी हुई है. लेकिन जब जंगल या फॉरेस्ट लॉज में चेंजेस किए तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट किस पे देखने को मिला? उनकी पर्सनल लाइफ पे देखने को भी मिला. The Britishers extended their control all over the forest and declared that forests were state property. कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया? ये डिक्लेयर कर दिया कि जो फॉरेस्ट है वो उनकी प्रॉपर्टी है, मीन्स स्टेट की प्रॉपर्टी है. अब इस पे ट्राइबल्स का अधिकार नहीं है. Some forests were classified as the reserve forest for their produced timber which were used for the making of furniture.
और इसीलिए उन्होंने कुछ जंगलों को कैसा कर दिया, रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया, उसमें ट्राइबल्स की एंट्री पे भी बैन लगा दिया गया। और क्यों किया गया, क्योंकि उससे उन्हें टिम्बर क्या मिलता था, फर्नीचर के लिए लकड़ियां मिलती थी। In these forests, people were not allowed to move freely. How? Were झूम cultivators to survive in such situation. और इन जंगलों में लोगों को परमिशन नहीं थी कि फ्रीली आजादी से घूम सके। तो ऐसे में झूम कल्टीवेटर्स का क्या होगा, वो कैसे सरवाइव करेंगे? So let's discuss. Many were therefore forced to move to other areas in search of work and livelihood. इसीलिए क्या हुआ, कुछ लोग वहां से हट गए कि वर्क, नए काम की तलाश में लोग जाते चले गए कई नई जगहों पे। So colonial official came up with the solution. They decided that they would give Jhum cultivators small patch of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition of that those who lived in the village would have to provide labor to the forest department and look after the forest. अब कहा कि भाई उन्होंने कंट्रोल तो कर लिया जंगलों पे, अब जंगल से लकड़ी काटनी है, चाहे वो किसी के लिए भी, फर्नीचर बनाने के लिए भी, तो उन्हें क्या चाहिए, लेबर तो चाहिए। अगर लेबर चाहिए तो कुछ जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उनको परमिट भी करना पड़ेगा जंगल में एंट्री के लिए। तो उन्होंने एक नया कानून ला दिया, फॉरेस्ट लॉ क्या लाए कि ठीक है हम कुछ लोगों को परमिट करेंगे, लेकिन उसके बदले में क्या करना होगा, उन्हें हमारे लिए काम करना होगा, जो जंगलों से लकड़ी काटते हैं, लेबर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये मतलब किस तरह से फॉरेस्ट लॉ ने उनकी लाइफ्स पे अफेक्ट किया। So the next heading is the problem with the trade. Not only the shifting cultivation was affected and tribal chiefs were affected, the forest law affected the tribal life, but the problem is also with the trade. It also affects the trade also. During the 19th century, tribal group found that traders and moneylenders were coming to the forest more often, wanting to buy forest produce, offering cash and asking them to work for wages. और जब 19th सेंचुरी में ही जो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने क्या देखा कि कुछ लोग आते जा रहे हैं और उनसे क्या कर रहे हैं, जंगलों में जो भी चीजें होती हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो खरीद रहे हैं, उसके बदले में उन्हें कैश मतलब कुछ पैसे दे रहे हैं, या फिर उनसे अपनी जगह, अपने घरों में अपनी जगह जो उन्हें काम कराने ट्राइबल लोगों से काम कराते हैं और बहुत कम पैसा देते हैं। It took tribal groups some time to understand the consequences of what was happening. पहले तो उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ समय लगा धीरे धीरे उस चीजों को समझने में। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे उन्होंने उस चीज को समझा। Let us consider with the production of silk growers कि what happened to the tribal chiefs थी, हमने देखो अभी से पहले ही पढ़ा, they lost their power, they lost their administrative control, discipline was forced upon tribal groups, they had to pay tribute to the Britishers. मीन्स ट्राइबल जो चीफ थे उन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या पड़ा कि उनकी शक्तियां चली गई, एडमिनिस्ट्रेशन जो था उनका कंट्रोल वो चला गया। डिसिप्लिन वॉज फोर्स्ड अपॉन ट्राइबल ग्रुप्स, कि ट्राइबल जो ग्रुप के लोग हैं उनको डिसिप्लिन में रहना होगा, और जो ब्रिटिशर्स हैं उनको क्या करना होगा, ट्रिब्यूट भी देना पड़ेगा, उनको क्या आदर सम्मान उनका करना पड़ेगा। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। झूम कल्टीवेटर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंसिस्टेड ऑन द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कि जो नॉर्थ ईस्ट के झूम कल्टीवेटर्स थे उनको कुछ लोगों को परमिट किया गया था कि वो जंगलों में जाकर खेती कर सकते हैं। फॉरेस्ट लॉस के बारे में भी अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, कि ट्राइबल लाइफ पे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा था कि ट्राइबल्स वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, दे कुड नॉट कलेक्ट फ्रूट्स, एनिमल हंटिंग वाज आल्सो बैन्ड एंड दे वर नॉट अलाउड टू कट वुड। नाउ हियर कम्स द प्रॉब्लम विद द ट्रेड, और जिसको हमने क्या कहा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं किसका, सिल्क प्रोडक्शन से। कि let us consider the case of a silk growers in the 18th century. Indian silk was in demand in European markets. The fine quality of Indian silk was highly valued and export from India increased rapidly. कि जो इंडिया का सिल्क है उसकी डिमांड बहुत थी यूरोपियन मार्केट में, और उसकी रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ का जो सिल्क है बहुत ही अच्छी एक फाइन क्वालिटी का था, और इसकी डिमांड डे बाय डे रैपिडली तेजी से बढ़ती जा रही थी। As the market expanded,
East India Company officials tried to encourage silk production to meet the growing demand. और जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी, उस डिमांड को पूरा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने क्या किया कि इसके प्रोडक्शन को, सिल्क का प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, जिससे कि जो डिमांड है, ग्रोइंग डिमांड, उसको फुलफिल कर सके। हजारीबाग इन प्रेजेंट डे, आज के समय में जो झारखंड में है, वॉज एन एरिया वेयर द संथाल रियर ककून्स। हजारीबाग एक एरिया था जहाँ पे जो संथाल ट्राइबल ग्रुप है वो ककून को पाला करता था। द ट्रेडर्स डीलिंग विद दीज गिव लोन टू द ट्राइबल पीपल एंड कलेक्टेड द ककून। और जो कुछ लोग हैं जो इससे डील करते थे कि ककून्स को खरीदने के लिए ट्राइबल लोगों से, वो क्या करते थे, ट्राइबल लोगों को पैसा देते थे, लोन देंगे कि आप ककून्स को पालिए, हम आपसे खरीद लेंगे। द ग्रोवर वर पेड ₹3 to 4 फॉर 1,000 कुकीज। और जो ककून्स के लिए, कि वो क्या करते, 3 से 4 रुपए देते थे उन ककून्स के लिए। और किसके, 1000 ककून, 3 से 4 रुपए देते थे 1000 ककून का। एंड दीज वर एक्सपोर्टेड टू बर्दवान और गया, वेयर दे वर सोल्ड एट 5 times द प्राइस। और बाद में इन्हीं ककून्स को 5 गुना ज्यादा कीमत पर बेच दिया जाता था। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसमें होता था, मिडिलमैन को, जो बीच में है, किसके बीच में, कंपनी ऑफिशियल्स और जो ककून्स को प्रोडक्शन कर रहा है या ककून्स को पाल रहा है, उनके बीच में जो मिडिलमैन है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट वो लोग कमाते थे। द मिडिलमैन, so called because they arranged deal between the exporter and the silk growers, made huge profit. The silk growers earn very little, लेकिन जो सिल्क के ककून्स को पाल रहा है उसको सबसे कम फायदा होता था। Many tribal groups saw the market and the traders as their main enemies. और इसी कारण से कई सारे ट्राइबल ग्रुप ऐसे थे जिन्होंने अपना दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन किसको माना, इन्हीं लोगों को, कि जो बाहर से आए हैं यही लोग हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। और इसी के कारण धीरे धीरे एक संग्राम, संगमा, रिवॉल्ट हुआ आसाम में 1906 में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी खेती भी नहीं, जो झूम कल्टीवेशन भी नहीं कर पाए, फॉरेस्ट लॉ आने से फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी नहीं कलेक्ट कर सकते थे, तो वो लोग कहाँ चले गए, सर्च फॉर वर्क, काम की तलाश में बाहर जाना शुरू कर दिया उन्होंने, कि जहाँ काम मिले तो उसकी तलाश में गए। कुछ लोगों ने कहाँ काम किया, झारखंड के जो इलाके कहते हैं कोल माइंस थी, माइंस में जाके काम करने लगे। कुछ लोग कहाँ चले गए, प्लांटेशन का काम, आसाम साइड में जहाँ पे चाय वगैरह के प्लांटेशन होता था, वहां पे जाके वो लोग खेती करने लगे। धीरे धीरे जब ये विरोध बढ़ता चला गया, ट्राइबल्स के अंदर गुस्सा आता चला गया, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट शुरू कर दिया। और यहाँ पे कुछ आप देखेंगे, आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा कि कुछ 3-4 रिवॉल्ट दिए जो अलग अलग ईयर्स में हुए, जैसे कोस्ट इन 1831 to 32 संथाल्स ने किया। संथाल्स वाज आल्सो अ ट्राइबल कम्युनिटी। दे रिवॉल्ट इन 1855 and in Bastar 1910 and in Worli 1940. So these were the some revolts. Now we will come to discuss more about Birsa Munda. Who was Birsa? We was earlier discussed a very few, but now we will discuss that Birsa was born in 1870 and he was born in very poor family. And he heard tales of Munda uprising. जो उसके एंसेस्टर्स थे उनसे, अपनी दादी बाबा से उसने मुंडा की जो कम्युनिटी है, बिरसा की कम्युनिटी मुंडा, उस किस समय गोल्डन एज में लिव करती थी, उसके बारे में अपने पूर्वजों से, उसने अपने एंसेस्टर से सुन रखा था। टेल्स ऑफ गोल्डन एज, कौन सी कहानियां, जब वो एक सुनहरा समय था, टेल्स ऑफ गोल्डन एज के बारे में बिरसा ने अपने दादी बाबाओं से या नानी नाना से सुना था। बिरसा went to the local missionary school and listened to the sermons of missionary. वो कहाँ चला गया, जो लोकल मिशनरी स्कूल था वहां पे जाके उसने वहां पे जो सरमन थे, उनके प्रवचन थे मिशनरी स्कूल्स के, उनको सुना। There too he heard that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost right.
दिस वुड बी पॉसिबल इफ दे बिकम गुड क्रिश्चियंस एंड गेव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस। वहां पे भी उसने जाकर उसने क्या सुना कि जो मिशनरीज हैं उसमें क्या शिक्षा दी जा रही है कि जो मुंडा ट्राइब है उसमें कोई कमी नहीं, उसमें केवल एक ही कमी है। और वो कब सुधर सकते हैं, तो जब कब अपने आप को अपराइजिंग कर सकते हैं, जो उनका खोया हुआ पास्ट है जिसको बोलते थे गोल्डन एज, वो कब उन्हें मिल सकता है, जब वो अपनी बैड प्रैक्टिसेस को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को अपना ले, मीन्स अपने धर्म को परिवर्तन कर ले, क्रिश्चियनिटी को अपना ले। तो क्या होगा, वो लोग अपना जो पुराना उनका गोल्डन एज का जो कहानियां उसने सुनी है वो दोबारा वो गेन कर सकते हैं। लेकिन Birsa was deeply influenced by many of the ideas he came in touch with in his growing up years. His movement was aimed at reforming tribal society. उसका केवल एक ही एम था कि जो ट्राइबल सोसाइटी है उसको कैसे हम क्या कर सकेंगे, ये रिफॉर्म कर सकें, उसमें क्या बदलाव ला सकें। He urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their village and stop believing in witchcraft and सॉर्सरी। साथ ही साथ उसने अपने ट्राइबल जो कम्युनिटी है उसमें लोगों को क्या कहा कि शराब पीना बंद कर दो, गांव में साफ सफाई रखो, जो बुरी कहते हैं आत्माओं में चुड़ैल इस तरह के लोगों में जो अंधविश्वास है उनको भी छोड़ देना चाहिए। बट we must remember that Birsa also turned against the missionaries and Hindu landlords. रिवॉल्ट बाय मिर्सा मुंडा जी आप अपनी स्लाइड में देखेंगे कि उसने क्या कहा कि सबसे बड़ा दुश्मन उसको दो ही लोग लगे। एक तो कौन लगे, ब्रिटिशर्स, और जिसे कहा कि मिशनरी जो था वो लगे उसको अपने दुश्मन। दूसरा लगा हिंदू लैंडलॉर्ड। इसने बिरसा ने इन दोनों को अपना दुश्मन माना और इसी के खिलाफ इन 1895 अर्ज्ड मुंडास टू रिकवर ग्लोरियस पास्ट। और उसने पूरे लोगों को इकट्ठा करके क्या कहा कि हमें इकट्ठे होकर रिवॉल्ट करना चाहिए, अपने जो बीता हुआ पास्ट है, जो ग्लोरियस पास्ट है, उसको रीगेन करने के लिए। When Munda lived in good life, constructed embankment, tapped natural spring, planted trees and orchards, practiced cultivation to earn their living. क्या कहा कि कैसे रहना चाहिए, जो ये सारी चीजें बिरसा पहले करते थे। They did not kill their brethren and relatives. They lived honesty. Birsa also wanted people to once again work on their land, settle down and cultivate their field. बिरसा फिर से चाहता था कि हम क्या करें, एक जगह पे रहकर अपने खेतों में फिर से फसल उगा सकें या फिर से कल्टीवेशन कर सकें। He wanted to establish his own राज। बिरसा क्या चाहता था, बिरसा राज को establish करना चाहता था, अपना खुद का राज। He wanted to keep missionaries and landlord out of his region. साथ ही साथ जो मिशनरीज थे और हिंदू लैंडलॉर्ड थे उनको चाहता था कि वो उसके रीजन से अलग रहें। इसका क्या हुआ, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, जब इतने सारे हो गए तो ब्रिटिशर्स पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। दिस वरीड द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स अरेस्टेड बिरसा इन 1895 और इस तरह के रिवॉल्ट शुरू होने लग गए। लोग धीरे धीरे कलेक्ट होने लगे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने लग गए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो बिरसा है उसको 1895 में अरेस्ट कर लिया और 2 साल के बाद ही 1895 में उसको अरेस्ट किया एंड बिरसा was released in 1897. After his release, he started depicting Britishers as Ravan and urged Mundas to fight against them. और जब 2 साल बाद वो जेल से निकलकर बाहर आया तो उसने क्या किया, अपनी कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसने ब्रिटिशर्स को क्या उपाधि दी, रावण की। और मुंडास को क्या कहा कि हमें इनके खिलाफ एक साथ होकर रिवॉल्ट करना पड़ेगा। मुंडास डिस्ट्रॉयड चर्चेस एंड पुलिस स्टेशन एंड रेज्ड अ व्हाइट फ्लैग। जो मुंडास थे उन्होंने विरोध में क्या किया, चर्चेस को नुकसान पहुंचाया, जो ब्रिटिशर्स के पुलिस स्टेशन थे उनको नुकसान पहुंचाया। और कहते हैं जैसे अपना एक सिंबल के रूप में उन्होंने क्या किया, व्हाइट सफेद झंडे को, एक फ्लैग को अपना सिंबल माना। जिस जगह उन्हें जीत हासिल होती थी उस जगह क्या करते थे, सफेद झंडा लगाना कि हमें यहाँ पे जीत हासिल हो गई। तो व्हाइट फ्लैग को उन्होंने अपना एक सिंबल माना। बट बिरसा डाइड इन 1900 ड्यू टू कॉलेरा।
और बिरसा की जो डेथ है वो कब हो गई, 1900 में कॉलेरा से बिरसा खत्म हो गया। सो दिस मूवमेंट केम टू एन एंड, और इसी के साथ ही बिरसा ने जो एक मूवमेंट शुरू किया था वो धीरे से जब खत्म होने पे आ गया। It forced the colonial government to make laws so that the land of the tribal could not be taken away easily by the Decus. लेकिन उसके इन सारे प्रयासों से, जो उसने प्रयास किए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी उसने कुछ नए लॉज बनाए, जिसमें क्या था कि जो ट्राइबल लोग हैं उनकी जमीन या कोई भी बाहरी इंसान, डीकू मतलब आउटसाइडर, आसानी से ना ले सके। It showed the capacity of tribes to protest and show their anger against the injustice, and they did this in inventing their own way and symbols. और क्योंकि हम सब जानते हैं कि ट्राइबल हैं, उनके अपने कस्टम्स हैं, अपने रिचुअल्स हैं, पूजा पाठ करने के तरीके अलग हैं, तो ये सारा इम्पैक्ट हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धीरे धीरे जो लॉज बनाए थे वो किसके, ट्राइबल्स के फेवर में फिर बनाने लगे, जिससे कि ट्राइबल को प्रोटेक्ट किया जा सके। ट्राइब, उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया किसके खिलाफ, अपना गुस्सा दिखाया जो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा था, उनके जो अपने रहने के तरीके हैं उन सबके खिलाफ ट्राइबल्स ने गुस्सा निकाला अपना, उन्होंने विरोध किया उसके अगेंस्ट में जाकर। तो इसीलिए कॉलोनियल गवर्नमेंट ने नए लॉज बनाए जिससे कि उनकी जमीन को आसानी से कोई भी डिकुई मतलब कोई भी बाहरी इंसान ना खरीद सके। So with this, we came to our end of the chapter. So if you have any doubts, we will discuss in the next. We will discuss in the next chapter, or we will discuss in the next online class.